आज के इस यूनिट 3 प्राणायाम्स के सेकेंड पार्ट में आप सभी स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, प्राणायाम्स के बारे में आपको जानना है तो 6 से 7 प्राणायाम्स हैं जिनके बारे में आपके सिलेबस में कवर किया गया है। लेकिन प्राणायाम्स क्यों, योगा क्यों, योगा जो आप पढ़ रहे हैं, पूरा आपका कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट इन योगा। और सेकंड में आपने पढ़े आसन क्या हैं, 33 आसन आपने पढ़े। फर्स्ट में योगा क्यों जरूरत है, और योगिक थेरापीज क्या है उसके बारे में पढ़ा। और इस सेकंड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट, इसमें आप पढ़ रहे हैं कि प्राणायाम जो हैं वो कौन कौन से हैं और क्या है। फर्स्ट यूनिट में भी हमने बताया था कि प्राणायाम्स को स्टार्ट करने से पहले प्राणायाम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इन्हें क्यों करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आप जानेंगे। इस सेशन भी हम लोग इसी चीज को आगे कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपको 7 चक्रास दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। अब अगर आप विज्ञान से कहेंगे, साइंस से कहेंगे, तो साइंस कहेगी हमें दिखाओ ये राउंड है कहाँ, और ऐसी फिगर है कहाँ। तो ये कहीं शरीर में काटने पे आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है और जो रिलीजियस वेंट ऑफ माइंड है, योगिक साइंस है, उसमें सभी में हम अपनी बॉडी के अंदर इन 7 चक्रास को महसूस करते हैं, और इनके थ्रू हमारी एनर्जी का अपडेशन होता है, एनर्जी का फ्लो होता है ऊपर या नीचे की तरफ। आप इन चक्रास के बारे में अगर थोड़ा सा जान जाएंगे तो शायद आप अपनी तमाम बीमारियों को भी ठीक कर पाएंगे। और अगर आप में कोई कमी है तो उसे जान पाएंगे कि हमारे इस चक्र में कमी आ रही है, इसकी वजह से दूर हो रहा है। अब इन चक्रास को आप क्या करते हैं, थोड़ी सी भी अगर कोई बीमारी होती है तो आप सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें आप खुद ठीक कर सकते हैं, और जिनका कई तमाम सारी बीमारियां हैं जिनका डॉक्टरों के पास में कोई इलाज नहीं है और न कभी हो पाएगा। क्योंकि बीमारी मन से है और इलाज शरीर का हो रहा है। मन जब सही होगा तब वो बीमारी अपने आप सही हो जाएगी। साइंस लक्षणों का ट्रीटमेंट करती है, लेकिन उसकी जड़ का पता नहीं होता उसे। आपको पता है, बहुत सारी बीमारियां आपके यहाँ मन में होती हैं और उसका लक्षण शरीरों पे दिखाई देता है। हमारे शरीर में ऐंठन होती है, जलन होती है, दर्द होता है, या और कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जबकि प्रॉब्लम हमारी कहीं और होती है। इसलिए इन चक्रास के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास में हमारा सबसे पहला जो चक्र है बॉडी का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसे मूलाधार वैसे कहा जाता है। ठीक है ना। ये सैक्रल गलत आ रहा है इस जगह पे, मणिपुरा। अच्छा, वो शायद ये आप पहले कवर हो चुके हैं, मेरे को लग रहा है पिछली क्लास में। पहला मूलाधार होता है। देखिए, ये हो चुका है ना पिछली क्लास में, पार्ट 1 में। तो मूलाधार चक्र जो होता है ना, ये सबसे पहले होता है स्पाइन में, लास्ट जो हमारी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, हड्डी जो होती है, देखो क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो लास्ट जो, जिसे कोकेक्स कहते हैं, COCYX। तो वहां उसके नीचे ये चक्र होता है, ये वाला, जेनिटल्स के बराबर में। तो ये चक्र मूलाधार कहलाता है। और दूसरा चक्र जो है ये स्वादिष्ठान कहलाता है। इसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि सैक्रल पार्ट में होता है। लोअर एब्डोमेन, पेट का जो निचला भाग होता है, और हमारी नाभि के थोड़े से नीचे। तो ये चक्र जो है, हर एक चक्र का कुछ अलग स्वरूप है, उसका शब्द कुछ अपना है। जिस आवाज को निकालने से आप उस चक्र को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है या उस एनर्जी की कोई रुकावट उसमें आ रही है। देखिए, हमारे बॉडी में स्पाइन के सबसे बीच में नर्वस सिस्टम होता है। उस नर्वस सिस्टम में ही हमारा जो ये पावर है वो ट्रेवल करती है हमारे शीर्ष से लेके मूलाधार तक, है ना। तो जो ज्ञान चक्र होता है लास्ट, जिसको हमारा सबसे ऊपर होता है, वहां से लेके मूलाधार तक, उसमें अगर कहीं भी कोई रुकावट आती है तो उसके शरीर पर लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो स्वादिष्ठान चक्र जो है, इससे क्या होता है, एक तो प्लेजर, देखिए, आनंद, इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, इमोशंस, इन चीजों को ये कंट्रोल करता है, कवर करता है। साथ में इंपॉर्टेंस क्या है, ये इमोशंस और इन 4 चीजों को कंट्रोल करता है। अब आप समझ सकते हैं कि इमोशंस को आपकी बॉडी में
कंट्रोल कई हार्मोन्स के द्वारा होता है। उन हार्मोन्स का सेक्रेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो उसके पीछे एक वजह आपके चक्र की वो जो वर्किंग है वो भी उसमें डिस्टरबेंस भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा चक्र जो है उसको मणिपुरा कहते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र। तीसरा होता है, ये नाभि के बराबर में होता है और ये नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है। और इसका सीधा सा जो संबंध है वो हमारे पाचन प्रक्रिया पे होता है। हम जो कुछ खाते हैं वो कैसे पचता है, पचने के बाद में किस तरीके से हमारी बॉडी में उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे वो पूरी तरीके से हमें हेल्पफुल होता है। तो इट इज एसोसिएटेड विद पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, विटलिटी, ईगो, विल पावर, स्टेमिना एंड इनर वर्क। तो देखिए, आपकी पर्सनल पावर है, आपकी ताकत है, आप में काम करने की क्षमता है, आप में ईगो है, आपका विल पावर है, आपके कितने लंबे समय तक आप काम को लगातार बिना किसी रुकावट के आप कर सकते हैं, और आपकी आंतरिक शक्ति, इन सबको नियंत्रित ये करता है। और इसका शब्द देखिए ये है, और इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो और इसकी लोकेशन यहाँ पे होती है। इसको ठीक होने से आपके पेट और उससे संबंधित तमाम सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि पेट जो है ना वो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपके पूरे शरीर, तन और मन पे उसका असर पड़ेगा, क्योंकि खाना अगर पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो वो टॉक्सिन्स पैदा करेगा, और जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए थी वो एनर्जी उन टॉक्सिन्स को निकालने में और लगेगी। इसलिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ये बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अनाहत चक्र। ये आपके छाती के ऊपर हार्ट के बराबर में होता है। ठीक है, इसलिए इसको हार्ट चक्र भी कहते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं वो दिल का बड़ा खराब है, दिल का बड़ा अच्छा है, दिल का बहुत बुरा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चक्र है, अनाहत चक्र या हार्ट चक्र जिसे कहते हैं, ये एनर्जी यहाँ से कंट्रोल होती है। और ये कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बीचों बीच में। ये किन किन चीजों को गवर्न करता है? लव को, कंपेशन को, फॉरगिवनेस को, और रिलेशनशिप्स को। अगर आपका ये चक्र किसी भी तरीके से डिस्टर्ब है, इसमें एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रेम, आप में करुणा, आप में क्षमाशीलता, और आप में रिलेशंस जो लोगों के साथ आप डेवलप करते हैं उनमें दिक्कत आएगी। आपका नेचर कुछ ऐसा चिड़चिड़ापन का या खराब होगा कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और आप किसी पर दया नहीं दिखा पाएंगे, आप किसी को क्षमा भी नहीं कर पाएंगे, और आपको न तो किसी को प्यार कर पाएंगे न किसी को प्यार करने योग्य होंगे, क्योंकि आपके जाने अनजाने में आपके अंदर से वो वाइब्रेशंस और वो रेडिएशंस और वो मतलब रेज निकल रही हैं जो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और अगर ये सब कुछ सही है तो आप में ये सब चीजें होंगी। देखिए, इससे क्या होता है, ये आपका बैलेंस करता है, आपके मन में शांति आती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ देखने सुनने में, सबसे बात करने में, और कोई लोग परेशान है उन्हें हेल्प करने में, और लोगों पे प्रेम करुणा और दया दिखाने में। और यही जब गड़बड़ तो होते हैं तो इनका सीधा उल्टा होता है, आप हेट करते हैं लोगों से, निगेटिव इमोशंस आती हैं, आपको हमेशा डर लगता रहता है, आप सभी चीजों से डरते रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, हर चीज में आप शक देखते हैं, हर चीज से आप परेशान रहते हैं। ठीक है, उसका उल्टा होता है। तो आपके अंदर इस चक्र को कैसे जागृत किया जाए, या मूलाधार को किया कैसे किया जाए, सैक्रल को कैसे किया जाए, हार्ट को कैसे किया जाए, इन चक्रों को आप कैसे करेंगे, ये आप पढ़ेंगे प्राणायाम के द्वारा होते हैं। कौन कौन से प्राणायाम किस चक्र के लिए बेहतर हैं और उन्हें कैसे हम एग्जीक्यूट करें। देखिए, अगला चक्र हमारा ये है जिसको हम विशुद्ध चक्र कहते हैं, और इसको थ्रोट चक्र भी कहते हैं, क्योंकि गले में होता है। हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, ग्वाइटर होता है उसके थोड़ा पीछे की साइड में। ठीक है, तो विशुद्ध का शब्द जो है संस्कृत में वो है प्यूरिफाइंग द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिन्स। हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं उन्हें दूर करने और उन्हें निकालने में ये सहायक होता है। और ये कहाँ होता है? गले में। इम्पोर्टेंस क्या है? इससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, सत्यता और वास्तविकता, ये चीजें आपके अंदर आती हैं। आप जो कुछ बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, आपके बोलने में कॉन्फिडेंस होता है, और आप किसी को अच्छी तरीके से सुनते भी हैं।
तो ये सारी की सारी थ्रोट चक्रा के द्वारा हमारी एनर्जी कंट्रोल होती है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है आजना, थर्ड आई चक्र। ये थर्ड आई आप जानते हैं, कहते हैं जब कोई विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो हम ये कहते हैं उसका तीसरा नेत्र नेत्र एक्टिव हो गया। तीसरी आंख उसकी ज्ञान चक्षु जिन्हें कहते हैं, ज्ञान के चक्षु खुल गए। और ये शंकर जी में माना जाता है कि शंकर जी की तीसरी आंख यहाँ पे है। और ये आपके अंदर भी होती है, सुसुप्तावस्था में होती है, आप इसे जागृत कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए शब्द ये यूज होता है ओम, लेकिन ये कंप्लीट ओम नहीं है, आधा वो है, इसे ध्यान रखिएगा आप। इससे क्या होता है, आप इंट्यूशंस मीन्स होता है भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। साथ में आप कल्पनाशील हो सकते हैं, कई घटनाओं घटित पास्ट में किसी को हो चुकी हैं, उसके साथ हम बता सकते हैं। भूत और भविष्य की बातें आप बता सकते हैं। और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका कनेक्ट होता है परमात्मा के साथ में, या वो अदृश्य शक्ति जिसे हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो परसेप्शन मीन्स होता है कमांड और समथिंग बियॉन्ड विजडम। तो थर्ड आई का संबंध हमारा परसेप्शन से है, और उसका मतलब होता है ज्ञान, और इसका अर्थ होता है कि हमारी बुद्धि से आगे की चीज। अब बुद्धि हमारी क्या है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचनाएं दे रहा हूँ, जानकारियां दे रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आपकी अगर समझ में आ रहा है तो इससे आपका क्या बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। और नॉलेज को जब सही जगह पे आप इस्तेमाल करने की स्थिति में होते हैं, जैसे आपका एग्जाम हो और जो आपने पढ़ा है उसको अगर आप सही तरीके से लिख पाएं, सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, तो ये ही आपकी विजडम कहलाएगी। जब राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन का राइट प्रयोग आप कर पाए तो वो आपकी विद्वानता कहलाती है। ये कहा जाता है कि आप विद्वान हैं। अदरवाइज आपको नॉलेज तो है लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विद्वान नहीं है। इस बात को समझ के चलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं क्राउन चक्र की, जो सबसे ऊपर होता है। इसे सहस्त्रार भी कहते हैं। इसमें देखिए पूरा हुआ है, ओम है, सहस्रार इसको कहते हैं। और ये सबसे टॉप पे होता है हमारे शरीर में। आप अगर आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान दें तो शरीर के बीचों बीच में, जहाँ पे आपका शरीर का बिल्कुल, जब बच्चा छोटा पैदा होता है उस समय शरीर में एक जगह होती है जो पैल्पिटेट होती है। हाथ रखेंगे तो आपको धड़कन से ही वहां पे चलती हुई दिखाई देती है, वो जगह ये होती है जो बाद में हार्ड हो जाती है। ये सहस्रार वहां पे होता है। ये आपके आखिरी बिंदु होता है। इसको अगर किसी ने पेनिट्रेट कर लिया तो वो इस कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त होता है, और ये कहा जाता है कि वो समाधि को प्राप्त हुआ। तो सहस्त्रार का संस्कृत में ये, इसको क्राउन चक्र कहते हैं, मींस 1000 पीटल, मतलब हजारों वो पीटल्स होते हैं, आप जानते हैं ना, पंखुड़ियां। आपको मालूम है जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो क्या हुआ था, वो 7 कदम चले थे। और जो वो होता है कमल होता है, कमल को बड़ा इसका प्रारूप माना जाता है। कमल का खिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कमल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तमाम देवी देवता जो हैं कमल के पुष्प को बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं। और महात्मा बुद्ध के साथ में कई कहानियां इसकी जुड़ी हुई हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे इन चीजों को नहीं छेड़ना चाहता हूँ। अदरवाइज मेरे पास में काफी इंस्पिरेटिव और अच्छी कहानियां हैं जो सुन के आपको अच्छा लगेगा, और बहुत सारी चीजें आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि केवल पढ़ाने से ही बहुत कुछ नहीं होता है, जब तक आपको वो दिमाग में आपके अंदर तक ना बैठे तब तक चल पाना सब कुछ बेकार है। लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए मैं कहानियों के चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहानियों के थ्रू पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कुछ इंस्पिरेटिव एग्जाम्पल्स हों, कुछ इंस्पिरेशंस हों, कुछ हमारे कुछ शेरो शायरी भी इसमें हो सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को भी मैं साइड में रख के चल रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, हम चलते हैं। आपने 7 चक्र पढ़ लिए। अब वो 7 चक्र, एक किसी चक्र से क्या होता है, कौन सा चक्र किसे कंट्रोल करता है, किस चक्र से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, और तो हम उस चक्र को कैसे एग्जीक्यूट करें, उसे कैसे एक्टिवेट करें। तो इसके लिए हमारी जो प्रक्रिया है वो प्राणायाम है। और प्राणायाम में 3 पार्ट होते हैं, एक पूरक, रेचक और कुंभक। ये 3 पार्ट, इन्हें ध्यान में रखिए। हमारा
ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए ये लंग्स है हमारे, और लंग्स अभी खाली हैं। जब लंग्स खाली होते हैं तो इसका मतलब इनमें एयर नहीं है। इन्हें पूरी तरीके से हम एयर भर लेते हैं जितनी भर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पूरक। देखिए मैं एनोटेट कर रहा हूँ अभी आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पेट फुलाने की आपकी प्रक्रिया है वो कहलाएगी पूरक। ठीक है, ये अब यहाँ पे आने के बाद में आपने सांस को रोक के रखा है, ये कुंभक है। और यहाँ पे आने के बाद सांस को आपने छोड़ना शुरू किया, छोड़ते आए, छोड़ने में जितना टाइम लगा ये कहलाता है रेचक। अब कुंभक दो तरीके के हैं, एक है अंतरा कुंभक, रिटेंशन फुल। पूरी सांस लेने के बाद सांस कतई निकालनी नहीं है, कतई छोड़नी नहीं है, जितनी देर रोक सके, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, टाइम आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो ये अंतर कुंभक कहलाता है। और सांस पूरी छोड़ने के बाद में फिर आपको रोकना है, तो ये वाय कुंभक कहलाता है, या एक्सटर्नल कुंभक। ठीक है, तो इनहेलेशन क्या है, पूरक। एक्सलेशन क्या है, रेचक। और पूरी सांस लेने के बाद में सांस को रोकना कुंभक, या रोकने भरने के बाद रोकना, या निकालने के बाद रोकना कुंभक। तो अगर सांस लेने के बाद पेट फूला हुआ है, छाती फूली हुई है, तो ये आंतरिक कुंभक है। और निकालने के बाद जब आपकी छाती दबी हुई है, पेट दबा हुआ है, तो ये वायु कुंभक है। ये ही प्रक्रिया होती है हमारे प्राणायाम में सांस लेने और रोकने की। इसको ध्यान में रखिएगा आप। माइक्रोफोन ऑन है, आप लोग ऑफ रखा करिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ फिर से, ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए, डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। देखिए सर हाँ जी, सर सर पूरक ऋचक और कुंभक के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है सर, ये बॉडी से डिप्लीमेंट में ही होता है। बिल्कुल। आप जब सांस लेंगे और रोकेंगे तो आपको पता रहेगा बिल्कुल कि आपकी सांस रुकी है, अभी रुकी है, अभी रुकी है। अब हम छोड़ रहे हैं, अब हम पूरी सांस छोड़ चुके हैं, अब हमने फिर सांस ना छोड़ रहे हैं ना ले रहे हैं, फिर हम रुक गए हैं। ये तो आपको स्पष्ट पता लगेगा ना। तो सर इसमें शायद सारे चक्र एक साथ काम करते हैं कि सर वन बाय वन। वन बाई वन सांस लेंगे गहराई से, फर्स्ट स्टेप, रुक गए, सेकंड स्टेप, सांस छोड़ना स्टार्ट किया, थर्ड स्टेप, पूरी सांस छोड़ दी, फिर रुक गए, फोर्थ स्टेप। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। और किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए। तो यहाँ से रेचक, कुंभक और पूरक प्राणायाम से इसी पे ही डिपेंड है पूरी तरीके से। अब पूरक क्या है, देखिए। पूरक refers to the process of inhalation or breathing in. During Purak, the breath is drawn in slowly and deeply, filling the lungs with air. This pose of pranayama nourishes the body with the oxygen, revitalizing cells and preparing for the subsequent phases of the practice. तो पूरक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सांस को देखो बहुत तेजी से नहीं लेंगे और ना हड़बड़ाहट में लेंगे, बड़े शांति से लेंगे। और इतनी लेंगे जितनी ज्यादा ले सकते हैं, और हर बारी में कोशिश हम ये करेंगे जितनी पिछली बार ली थी इस बारी में उससे चाहे 1 ml, 1 mm हम कहें, हमारा पेट ज्यादा फूलेगा उतना हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इस बारी में और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हर बारी में सांस निकालेंगे तो पहले निकाली थी उससे थोड़ी सी ज्यादा निकालेंगे, पहले रुके थे उससे थोड़ा सा ज्यादा रुकेंगे, चाहे 1 सेकंड रुक पाए। इस तरीके से प्रक्रिया को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई भी इस तरीके से नहीं करेंगे कि आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन पड़े। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप ध्यान रखिए, अगर आप योगा और ये प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, अभी तक की लाइफ आपकी इतनी बीती है, तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा जो शरीर में पैदा हो सकती थी उसे वेस्ट कर रहे हैं। और एनर्जी पैदा होती है आपके लंग्स के ऑक्सीजन के रेशियो पे, और लंग्स कितने बेहतर तरीके से आपके काम कर पा रहे हैं, कितना वो आपकी बॉडी को प्यूरिफाई कर पा रहे हैं। प्यूरिफायर्स में देखो, लंग्स है, आपकी स्किन है, आपकी किडनी है, और आपके सांस है, इन तमाम तरीके से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स का प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये
पूरक जो है इसको इनहेलेशन कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। रेचक एक्सलेशन है, जब आप सांस को निकालते हैं तो इसको रेचक कहते हैं। और ध्यान रखिए, सांस को आमतौर पर जैसे हम 3 सेकंड या 6 सेकंड में हमने सांस को भरा, फुल होने में हमें 4 सेकंड लगे, तो निकलने में हमें लगभग 8 सेकंड लगने चाहिए। इतनी गहराई से हमें सांस निकालनी है। लेना चाहे थोड़ा सा कम उससे है, लेकिन निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अंदर की सेल्स में भरी हुई है और टॉक्सिन जो भरे हुए हैं वो मैक्सिमम निकल पाए। ये बॉडी का प्यूरिफिकेशन है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब कुंभक, ब्रीथ रिटेंशन, सांस को रोकना। देखो जो इसमें लग रहा है कि इसने सांस भरी हुई है और सांस को ये रोके हुए, और सांस को अगर निकाल के रोके होंगे तो ये गर्दन आगे की तरफ अपने आप झुक जाएगी, और यहाँ पे आपको तनाव दिखाई दे, वो झुकान दिखाई देगा, अंदर की तरफ दबाव, और चेस्ट में भी अंदर की तरफ झुकाव दिखाई देगा। ठीक है, तो कुंभक का मतलब क्या होता है? कुंभक का मतलब होता है कोई पॉट। ठीक है, कुंभक का मतलब होता है संस्कृति वर्ड कुंभा, जिसका मतलब होता है पॉट या बसेल। तो ये जो आपकी छाती है, इसमें जो लंग्स हैं आपके, वो पॉट हैं ऑक्सीजन के लिए, पेट है वो पॉट है खाने के लिए। तो उसको भरना और खाली करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेट है, पेट अगर आपका साफ नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आप खाना खाते हैं डेली, पेट सही से साफ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होंगी, जिनमें से आपको फिस्टुला भी हो सकता है, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, डिडोनियम हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब यही बात आपके अप्लाई होती है अगर आपके लंग्स क्लियर नहीं होते तो आपको सांस से संबंधित तमाम बीमारियां हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो कुंभक, रेचक और पूरक, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, मैं आगे बढ़ूं। देखिए, इससे पता लग रहा है इसने सांस बाहर निकाल दी है, और इसका पेट भी अंदर की तरफ दबा हुआ है, गर्दन भी झुक चुकी है। तो ये क्या है? ये कुंभक है इंटरनल। इंटरनल, जब आपने सांस ले ली है और सांस लेके आपने रोक के रखा हुआ, तो पहली वाली जो इमेज थी, ये वाली, ये इंटरनल कुंभक है, और ये एक्सटर्नल कुंभक है, जहां पे आपने सांस निकाल दी है पूरी, उसके बाद अपने आप को रोक के रखा हुआ है। तो कुंभक दो में बटा हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंतर और बाह्य, दो में। इसे ध्यान रख पाएंगे ना आप सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, तो कुंभक के देखिए बेनिफिट्स क्या है। इंक्रीजेज द लंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, आपके जो लंग्स हैं उनकी क्षमता को और उनकी शक्ति को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, आपका ध्यान एकाग्रचित्त करने में सहायक होता है। ये आपके प्राण जो हैं, प्राण जिनकी वजह से आप जीवित हैं, उस शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, जिसे लाइफ फोर्स कहते हैं। इनहेंसिंग ओवरऑल विटलिटी एंड एनर्जी लेवल्स, और आपके पूरा जो शरीर में शक्ति का अनुभव जो आप करते हैं उस सभी को ये बेहतर बनाता है। तो कुंभक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेचक, कुंभक और पूरक, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आप देखिए, प्राणायाम और योगिक ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड रिलेशन विद चक्र, इन टेक्निक्स का चक्र का चक्र जो है हमारे, उनके साथ में क्या रिलेशन है, तो हम पढ़ेंगे इसमें 6 तरीके के आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं प्राणायाम्स वो, और उनमें से आप देख पा रहे होंगे, पहला है डीप ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी, और शीतली और शीतकारी, दोनों एक ही सीरीज में आता है। तो देखिए, प्राणायाम या यौगिक का जो टेक्निक्स हैं, इनका उद्देश्य सीधा सा आपके शरीर में जो प्राण शक्ति है, जो हमारे 7 चक्र हैं जिनसे होके उसका संचरण होता है, उसको बेहतर बनाना होता है। तो ये किससे होता है? ये डीप ब्रीदिंग के द्वारा होता है। डीप ब्रीदिंग में आप क्या करते हैं, आमतौर पे आप सांस बहुत हल्की लेते हैं, आपको पता भी नहीं हो रहा होता कि आपकी सांस चल रही है। सांस चलाने के लिए आप कुछ करते था नहीं, सांस तो अपने आप चलती है। और ऐसा नहीं कि जैसे खाना आप खाएं या ना खाएं आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो तरीके के हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, एक स्वैच्छिक और एक अनैच्छिक।
एक ऐच्छिक या अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं वो है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, पानी की प्यास लग रही है, हम पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारा खून दौड़ रहा है शरीर में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी सांस चल रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पेट में खाना पच रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो आपकी इच्छा के विपरीत चलती हैं। दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, तो इनका पूरा जो नियंत्रण है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए हमारे बॉडी को। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है जो हम खाना खाते हैं उससे, और खाना खाने के बाद उस एनर्जी का जो संचार होता है वो ब्लड के माध्यम से होता है, और जो संचार के साथ में जो शक्ति हमारी जाती है, जो वाइटल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारे चक्रास के द्वारा होता है। एक चीज मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं, टॉपिक से थोड़ा सा हटके, और अभी टाइम आपका हो रहा है 10-15 मिनट बाकी है, इस सिलेबस को मैं अभी कवर कर लूँ, चलिए उसके बाद बात करता हूँ फिर, नहीं तो बाई चांस पता लगे सिलेबस पर पीछे रह जाए। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो देखिए, सेकंड जो है वो आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये क्या करता है, इससे आप नाक से सांस लेते हैं, एक बार लेफ्ट से पूरा अंदर लेते हैं, फिर एक बार बाहर से, और इससे, इसमें आप जरा देख लीजिए एक बार फिर, नेक्स्ट में सॉरी। तो ये नाड़ी शोधन में आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है, सेकेंड चक्र जो है मूलाधार के बाद में सोलर प्लेक्सस होता है, उसको ये मतलब प्योरीफाई करने में सहायक होता है, उसमें आई हुई प्रॉब्लम्स को दूर करने में सहायक होता है, जिससे आपके इमोशंस और पर्सनल पावर्स जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति जो हमारी प्राणायाम है जिसे आप अब सीखेंगे, ये क्या करता है, ये भी सोलर प्लेक्सस को कवर करता है। सबसे पहले हमारे दो बंद वो होते हैं, मूलाधार और ये सोलर प्लेक्सस। तो इनको सबसे पहले इन्हीं दो को एग्जीक्यूट करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये इनमें से एक भी अगर काम करना सही शुरू कर देता है तो आपको इतनी एनर्जी मिलने लगती है कि आप अगले स्टेप्स में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जितने आगे बढ़ते हैं उतनी ही ज्यादा हमें मानसिक रूप से और चिंतन के रूप से जागरूक रहना पड़ता है। नेक्स्ट है उज्जाई। उज्जाई हमारा क्या करता है, ये थ्रोट चक्र जो गले में चक्र होता है उसको नियंत्रित करता है। उज्जाई में आप जानते हैं बहुत तेजी के साथ में सांस निकालनी पड़ती है, बहुत तेजी के साथ में सांस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है, जिस तरीके से मधुमक्खी होती है, जब वो उड़ती है तो उसके पंखों की जो आवाज आती है उसे हमिंग बी कहते हैं इसको, तो इसमें आवाज आती है, तो ये आपकी थर्ड आई जो होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। भ्रामरी में आप आंखें बंद करके और सांस इस तरीके से निकालते हैं, जीभ को थोड़ा सा गले से और ऊपरी थ्रोट से चिपका के, कि हमें आवाज महसूस हो, नाक में भी झंझनाहट महसूस हो, गले में भी और गर्दन में भी उसका असर हमें महसूस हो। ये भ्रामरी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड जो चक्र है, सेकेंड टॉप, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, उसको ये उसका शुद्धिकरण करता है और उससे रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है शीतली और शीतकारी। जब आप तमाम सारी चीजें कर चुके होते हैं तो आपको शांति चाहिए होती है, आपको हर तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से आपको स्थायित्व चाहिए होता है। तो सारी प्रक्रियाएं करने के बाद आपका आखिरी चक्र जो है, जिसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं या सहस्रार बोलते हैं, उस चक्र को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा शांति की जरूरत होती है। आप जानते हैं साधु संत या ये पीर फकीर या जो भी कोई है जो प्रेयर में किसी भी तरीके के काम में इन्वॉल्व है, वो हमेशा एकांतपन ढूंढते हैं, अकेलापन ढूंढते हैं, जहाँ ना कोई आवाज हो और ना कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो। इसीलिए अक्सर जो पहाड़ पे जाते हैं लोग पूजा पाठ करने के लिए, बहुत सारे लोग अ, साधु महात्मा हमेशा पहाड़ों में इसीलिए हुए क्योंकि एक तो ठंडक भी चाहिए, मौसम में ठंडापन होना चाहिए। गर्मी में आप अगर कोई भी ध्यान योग करेंगे तो गर्मी की वजह से आप नहीं कर पाएंगे। सर्दी इसके लिए सहायक होती है, सर्दी में ध्यान अच्छी तरीके से लगता है, तो टेम्परेचर ज्यादा ना हो और शांति हो, ये दो चीजें जरूरी है। अब इनका सीक्वेंस क्या होता है, किस क्रम में करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे सर पहले, हाँ जी, सर जो आपने पहले पढ़ाया लास्ट वाला दोबारा बताना सर, यार समझ में नहीं आया। लास्ट वाला शीतली या शीतकारी, ये हमारे सर शरीर को
एकदम से शांत कर देता है। हमारी जो शरीर में तमाम भावनाएं उठ रही होती हैं, शरीर में जो एनर्जी होती है, जो हम दौड़ भाग हमने करी है, उससे जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से एनर्जी हमारे अंदर डेवलप हुई है, तो हमारी एनर्जी डेवलप होगी तो हमारा शरीर रिएक्ट करेगा। हमारी भावनाएं ज्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, तो इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए शीतली या शीतकारी का यूज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये आसन कुछ ऐसे हैं कि इन्हें जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है उन्हें मना किया जाता है कि वो इन्हें न करें, नहीं तो उनका ब्लड प्रेशर और भी कम हो जाएगा और उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपको पता है, अगर आपका बीपी कम हो जाए तो आपकी ब्लड में, आपके शरीर में एनर्जी का संचरण कम हो जाएगा। और जब भी आपको कोई डर लगता है या आपके ऊपर कोई अटैक करता है या आप कोई डरावनी स्थिति देखते हैं तो आपका बीपी एकदम बढ़ जाता है। और बीपी क्यों बढ़ता है, और उसे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि शरीर को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है उस समय। अगर कोई सांप आप देख लें तो एकदम जो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आती है ना, वो आपका बीपी बढ़ता है। और जब किसी डॉक्टर के पास किसी बीमारी में जाते हैं तो उस डॉक्टर को देख के भी आपका बीपी बढ़ जाता है, और डॉक्टर चेक करता है, वो कहता है आप तो बीमार हो, और बाहर आके जब आप चेक करो तो पता लगेगा बीपी कुछ कम था। तो सर ये हमारी एनर्जी को स्टेबल बनाए रखता है क्या? क्या? सर ये इसका काम हमारे एनर्जी को स्टेबल बनाए रखना है क्या? देखो, किसी अगर भी एनर्जी अगर स्टेबल रहेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। आपको सोने के समय एनर्जी का लेवल कम होना चाहिए। अगर सोने के समय भी एनर्जी उतनी बनी रहे तो आप कभी सो ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें, देखो, लूज मोशंस होते हैं ना, जानते हैं ना आप लोग? जी सर। लूज मोशन में पेट में खराबी होती है और बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता हम्म। है। तो एक जी लूज सर। मोशन और भी होता है, वो मानसिक लूज मोशन होता है। दिमाग जी में इतने विचार आ रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं, आप कोई आत्महत्या करना चाह रहे हो या किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया या किसी के साथ बुरा आप करने जा रहे हो, तो आपके अंदर दिमाग बहुत विचार बहुत उठते हैं। तो वो भी एक तरीके से मेंटली, उसे हम कर सकते हैं, कह सकते हैं मेंटल कॉन्स्टिपेशन, दिमागी अपच। तो हमें अपने दिमाग को शांत करना, और ये कहा जाता है कि जब आप बहुत गुस्से में हो तो आप क्या करो, 2 मिनट रुक के बात करो या एक गहरी सांस लो, उसके बाद बात करो, यही तो कहते हैं। जी सर। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर आप 2 मिनट रुक गए तो आपका बीपी लो हो जाएगा, जितना था उतना तो नहीं नहीं सर। जाएगा। हाँ तो कम हो आपकी, जाएगा। हाँ, तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। सोने के समय आपका बीपी डाउन होना चाहिए, अदरवाइज आपको नींद ही नहीं आएगी। और आप सोने चले, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो आप लेटे रहोगे लेकिन नींद नहीं आएगी। आप शीतली का आप सहारा लो, नींद आ जाएगी तुरंत। ठीक सर है, मौन में चीज को कैप्चर करता है यानी फीलिंग्स को हमारी को। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ो। जी। जी सर। अब आता है कि हम इन जो हमारे प्राणायाम हैं जिन्हें हम करेंगे उनका क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप करें एक्सरसाइज, कोई भी उल्टी सीधी भागें दौड़ें कुछ भी करें, शरीर को वार्म अप करें, ब्लड प्रेशर बढ़े। फिर आप करिए योगा। फिर आप करिए योगा के बाद में प्राणायाम में तब आप आइए। सबसे पहला सीक्वेंस होना चाहिए रेचक, कुंभक, पूरक, कुंभक। रेचक, सांस भरी और आंतरिक कुंभक, सांस निकाली, बाहरी कुंभक। ठीक है। फिर पूरक, रेचक, कुंभक, सांस ली, सांस निकाली, सांस ली, मतलब अब रुकना नहीं है, सांस लेना निकालना निकालना लेना। फिर नाड़ी शोधन, सम वृत्ति और विषम वृत्ति। नाड़ी शोधन में क्या होता है, जो आप वो करते हैं ना, एक सांस, एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं, एक से लेते हैं दूसरे से निकालते हैं। आपने शायद नाम सुना है ईडा और पिंगला का, किसी ने सुना है ईडा और पिंगला? Yes, यह sir. चंद्र यह चंद्र केतु और सूर्य केतु नाड़ी का नाम पड़ा है। No, sir. इसके द्वारा आपकी शरीर की एनर्जी नियंत्रित होती है। तो नाड़ी शोधन से आपके जो एनर्जी का फ्लो है उसमें कहीं भी किस तरीके कोई ईडा पिंगला वगैरह में कोई कमी या दिक्कत है उसे सही करता है। और भस्त्रिका, भस्त्रिका में आप देखते हो ना, जिस तरीके से तेजी के साथ में हाथ ऊपर उठाते हैं और नीचे की तरफ खींच के लाते हैं और बहुत तेजी से सांस लेते हैं, और फिर ऊपर की तरफ सांस ले जाते हैं, फिर निकालते हैं तेजी से, जैसे पंप चला रहे होते हैं उस तरीके से, है ना। फिर वेदना है, सूर्य वेदना है और चंद्र वेदना है, और उसके बाद शीतली है। आखिरी में आपको शांत हो जाना है। और सबसे लास्ट आसन आपका होना चाहिए कौन सा मालूम है?
शवासन, डेड बॉडी, कार्स पोस्ट, जिसमें जैसे मरा हुआ आदमी लेटा होता है, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कहीं कोई बिखर नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से बस लेटे हैं। जो कुछ घटित हो रहा है, चिड़िया बोल रही है, आवाज आ रही है, हॉर्न बज रहा है, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब ये नेक्स्ट कल के लिए स्लाइड, आज के लिए इतना ही है और टाइम कंप्लीट हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। अगला सेशन आपका स्टार्ट होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर नाभिक संशोधन वर्ग के नीचे वाला बताना। देखो, मूलाधार सबसे पहले, फिर सैक्रल होता है वो। ठीक है, जी सर। देखो ये देख लो एक बार फिर, ये चक्र है दूसरा, ये मूलाधार है और ये सर। सैक्रल है, और ये 7 चक्र भी पढ़ाएंगे इनके बारे में हम आगे और। ठीक, जी सर। तो यहाँ तक होता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस आपका दिखा दूं कि सिलेबस आपका किस तरीके से है। सिलेबस में क्या ये सब चीजें हैं? सिलेबस में ये चीजें नहीं है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं। उसमें सीधे से आपके शुरू हो जाते हैं प्राणायाम। उज्जाई पहला है, सीधा से यहाँ से स्टार्ट होना है। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम में ये क्या नाम है, रेचक, कुंभक और पूरक क्या है, चक्रा क्या है, इनके बारे में कुछ भी यहाँ नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मेरे को आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए जरूरी है उन चीजों को पढ़ाने के लिए। कल मैं आपको उज्जाई से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये सिलेबस की पीडीएफ ग्रुप पे भेज दीजिए। बिल्कुल भेज दूंगा मैं। ओके। तो आज के लिए इतना ही, और किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सर व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, कम से टेलीग्राम ग्रुप से काम नहीं चल रहा सर। क्यों? सर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है सर। बहुत लेट वही इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत लेट इन्फॉर्मेशन आती है सर। आप विचित्र बात कर रहे हैं, लेट इन्फॉर्मेशन क्यों आती है? क्योंकि सर इसकी इन्फॉर्मेशन सर पहले टेलीग्राम पे आता है, टेलीग्राम के बाद से हमारे पास व्हाट्सएप पे आती है सर। अरे भाई साहब, आप ऐसी मजाक जैसी बातें मत करो कि पहले इस पे आती है फिर टेलीग्राम से व्हाट्सएप आती है। व्हाट्सएप कोई ग्रुप ही नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ही है केवल। सर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बच्चों ने खुद ने अलग से तो सर, वो जिसमें उनकी सर मर्जी है। यूनिस सर वगैरह भी हैं सर उसमें। कौन है? यूनिस सर वगैरह। यूनुस सर वगैरह अगर हैं तो आपको ये मालूम है कि जब टेलीग्राम ग्रुप है, मैं जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसी ग्रुप में देता हूँ। उससे फिर कोई डाले उसमें तुम्हारे व्हाट्सएप वाले में, तो उससे क्या लेना देना? और उसमें कौन इन्फॉर्मेशन सही डाल रहा है, कौन गलत डाल रहा है, हमें पता भी नहीं है। और हमारे नज़र में कोई व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप हमारा है भी नहीं, तो जी सर। सर ये है ना? एग्जाम जो होगा ऑनलाइन बेस, ऑनलाइन ही होगा क्या सर, क्या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में होगा। जी सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे अभी स्टॉप कर रहा हूँ। जी सर।